औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, डिटर्मिनेंट को अभी पढ़ना है कि 3x3 का मैट्रिक्स अगर हो हमारे पास तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे मालूम करेंगे। तो देखें, जिस तरह आपको आप ये जिस तरह फर्ज करें ये आपको कोई भी 3x3 मैट्रिक्स गिवन है, आप इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना चाहते हो तो इसको हम ये आपको आपने पढ़ा भी है कि इसको हम एक्सपेंड करते होते हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये भी आपको याद होगा कि इसको मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए हम अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करें तो नतीजा एक जैसा आना चाहिए। मतलब अगर आपने पहले रो से एक्सपेंड किया है या तीसरे रो से एक्सपेंड किया है, पहले कॉलम से एक्सपेंड किया है या दूसरे कॉलम से एक्सपेंड किया है, नतीजा एक जैसा आना चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता कि नतीजा मुख्तलिफ आए। अगर नतीजा मुख्तलिफ आता है तो ऑब्वियसली आपने कोई गलती की है। तो इसलिए आप पर कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को मालूम करने के लिए आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो। हाँ, ये बात याद रखें कि हम तरजीह उसी रो या उसी कॉलम को देते हैं जिसमें जीरो हो हमारे पास। एक जीरो हो या दो जीरो हो या हमारे पास, क्योंकि जिस कॉलम या रो में जीरोस होते हैं वहां फिर आपको मालूम है कि कैलकुलेशन फिर हमारे लिए आसान बन जाती है। ठीक है, तो अगर फर्ज करें जिस तरह अगर आपको हम फर्ज करें इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना चाहते हैं और इसको अगर हम पहले कॉलम से एक्सपेंड करें तो कानून ये होगा कि हर एलिमेंट को आपने उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा और इन सबको फिर ऐड करना होगा। कोफैक्टर पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, मतलब अगर ये एलिमेंट A11 है तो इसको इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A12 को इसके कोफैक्टर के साथ, A13 को इसके कोफैक्टर के साथ, और फिर इन सबको आपस में क्या कर लो, जमा कर लो। ठीक है, और फिर A11 का मतलब वो फॉर्मूला मतलब जो है हमारे पास कोफैक्टर का, वो भी सारा पुट कर दो। ठीक है, तो ये मतलब ये यहाँ पर मतलब नॉर्मली जिस तरह अगर फर्स्ट रो से करोगे तो ये वाला तो पॉजिटिव होता है, ये वाला हमारे पास नेगेटिव होता है और ये वाला भी हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये वाला टर्म नेगेटिव बन जाएगा हमारे पास और बाकी दोनों हमारे पास क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। जो कोफैक्टर का फॉर्मूला जब आप ओपन करोगे, फिर जब माइनर होगा तो माइनर का तरीकेकार जो आपको पिछले क्लास में बताया था वो बता दो, इस्तेमाल कर लो, और माइनर से जो भी नतीजा आएगा वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ। मतलब M313 से जो भी नतीजा आए वो A13 के साथ मल्टीप्लाई आप लोग करते जाओ। ठीक है, ये तो हमने एक्सपेंड किया है बाय रो 1 से। अगर आप चाहो तो इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड कर दो। तो कॉलम 1 से जब आप एक्सपेंड करोगे तो ऑब्वियसली हर एलिमेंट को मतलब A11 को उसके कोफैक्टर A21 को कैपिटल A21 और A31 को कैपिटल A31 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप लोग। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है हमारे पास डिटर्मिनेंट का 3x3 मैट्रिक्स का। तो अब जिस तरह कुछ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ना है कि डिटर्मिनेंट की क्या-क्या प्रॉपर्टीज हैं। ये तो खैर कोफैक्टर ये तो पिछली क्लास में आपको करवा चुका हूं मैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आता है। ठीक है, प्रॉपर्टी की डिटर्मिनेंट की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो नॉर्मली हमारे पास क्या है, 6 प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट की। उनमें पहली प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी रो, मतलब पहली प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के तमाम एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाएं, मतलब स्क्वायर, ये बात आपको मालूम है कि डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स का मालूम किया जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ऐसी मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम्स मतलब एक जैसे हो हमारे पास, ठीक है, उस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट मालूम करते होते हैं। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके पहले रो के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास जीरो हैं तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि अगर आप इसको देखो, इसको एक्सपेंड कर लो ना, मतलब उस तरीके के मुताबिक, तो देखो जीरो यहाँ पर भी जीरो को आप इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इस जीरो को भी और इस जीरो की, मतलब इन तीनों जीरोस को आप क्या करोगे, इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो आप जानते हो कि जीरो के साथ तो जिसको भी मल्टीप्लाई किया जाए आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है। जीरो के साथ अगर आप इंफिनिटी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो ही आएगा हमारे पास। तो ठीक है, याद रखना कि जब भी किसी मैट्रिक्स के तमाम किसी भी रो के तमाम या किसी भी कॉलम के तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी फिर हमारे पास जीरो होगा। ठीक है, फिर हमारे पास आती है दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि
हमारे पास अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो और अगर हम कोई भी किसी भी किस्म के हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो और हम इसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज क्या होता है कि हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अगर आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करते हो या मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट मालूम करते हो, नतीजा आपके पास क्या आएगा, हमेशा एक जैसा आएगा। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लो या मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो, हमेशा क्या नतीजा आएगा, एक जैसा आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि आप अगर फर्ज करो आप कोई भी दो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के कोई भी दो रोज या कोई भी कॉलम्स आप उसमें इंटरचेंज कर लेते हो, मतलब चेंज कर लेते हो, उनकी पोजीशंस बदल देते हो। फर्ज करो अगर आप रो वन और रो वन और रो टू को चेंज करना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं कि अगर हम रो टू की जगह रो वन ले आए और रो वन की जगह मतलब हम ये रो टू ले आए एक तरफ से, तो इसमें फिर क्या होगा हमारे पास, तो देखिए इसमें ये होगा कि अगर फर्ज करें ये अगर मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसके पहले रो को हम अगर तीसरे कॉलम से वो करें, मतलब तीसरे कॉलम से चेंज कर दें, तो फिर ये होगा कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है एक्चुअली वो मतलब इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो उस ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट के नेगेटिव के बराबर होगा। ठीक है, मतलब एक तरह से डिटर्मिनेंट अगर आप कोई भी एक तरह से अगर आप रोज या कॉलम्स आपस में चेंज कर लेते हो, तो वो जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वो एक्चुअली नेगेटिव में हो जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है। अगर डिटर्मिनेंट नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो वो मतलब नेगेटिव होगा एक तरह से। ठीक है, मतलब कोई भी दो रोज कोई भी दो कॉलम्स आप लोग चेंज करोगे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के, तो उसका मैट्रिक्स का आंसर क्या हो जाएगा, अपोजिट इन साइन हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल रोज हैं, तो ये भी उसका भी डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो होता है। मतलब कोई भी मैट्रिक्स है जिसके दो रोज या दो कॉलम्स एक जैसे हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। जिस तरह अगर इस मैट्रिक्स को देख लें, इसके दो रोज और दो कॉलम्स हमारे पास एक जैसे हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा, इसलिए कि रो वन और रो थ्री हमारे पास एक जैसे हैं एक तरह से। ठीक है, और ये आप कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हो। ये हर मैट्रिक्स के लिए ये नताइज ट्रू होते हैं हमारे पास। अच्छा, पांचवा रूल ये है कि अगर फर्ज करें आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हर एलिमेंट को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हो, मतलब अगर फर्ज करें आप एक मैट्रिक्स है उसके पहले रो को पहले रो के तमाम एलिमेंट्स को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर जो आप डिटर्मिनेंट लोगे, तो वो एक्चुअली नतीजा होगा वो एक्चुअली दिस कांस्टेंट के इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ है। मतलब आप अगर फर्ज कर एक ही मल्टीप्लाई तो आपने किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ एलिमेंट किया होगा ना, एक तरह से वो एलिमेंट को किया होगा मल्टीप्लाई, लेकिन नतीजा फिर क्या होगा, पूरे डिटर्मिनेंट पर असर करेगा। आप मल्टीप्लाई तो एक रो के साथ करोगे किसी भी स्केलर या किसी भी कॉलम के साथ, लेकिन नतीजा क्या होगा, पूरे डिटर्मिनेंट पर असर करेगा। मतलब डिटर्मिनेंट जो है वो एक्चुअली उस कांस्टेंट और डिटर्मिनेंट की प्रोडक्ट की शक्ल में आएगा। ठीक है, अच्छा, फिर इस तरह हो ना कि फर्ज करें मतलब अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के मतलब तमाम एलिमेंट्स दो रियल नंबर्स के मतलब सम की शक्ल में हो। वैसे एक बात ये भी है कि हम तो हर रियल नंबर को दो रियल नंबर्स के सम में लिख सकते हैं, लेकिन फर्ज करें अगर आप इस तरह से लिख लेते हो, मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के तमाम एलिमेंट्स को किसी भी रो या किसी भी कॉलम, ये जो मैं तमाम एलिमेंट्स बोलता हूँ इसका मतलब ये है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के तमाम एलिमेंट्स, ना कि पूरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के तमाम एलिमेंट्स को अगर आप दो नंबर्स के सम की शक्ल में लिखते हो, तो फिर आप क्या करोगे, वो डिटर्मिनेंट फिर आप इंडिविजुअली मतलब इनफरादी तौर पर अलग अलग भी लिख सकते हो। जिस तरह आप इस मैट्रिक्स को देख लो, इसमें ये पहले कॉलम के तमाम एलिमेंट्स दो नंबर्स की सम की शक्ल में लिखे हुए हैं, तो फिर इस डिटर्मिनेंट को आप मतलब अलग अलग कर सकते हो। मतलब पहले मतलब अलग अलग इस तरह की ये दो कॉलम्स तो इसी तरह रहेंगे, इन दोनों डिटर्मिनेंट्स में दो कॉलम्स तो इसी तरह रहेंगे। बाकी पहले डिटर्मिनेंट में ये पहले एलिमेंट्स आ जाएंगे A11 A21 A31, और दूसरे डिटर्मिनेंट में ये दूसरे एलिमेंट्स B11 B21 B31 हमारे पास आ जाएंगे अब। ठीक है, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की 6 प्रॉपर्टीज हैं जो अगर हमारे जहन में हो, जिनको हम याद रखें, तो हमें डिटर्मिनेंट मालूम करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, फिर
ये कुछ सवालात हैं कि आपको कहे कि अगर आप एक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट मालूम करना चाहो, तो देखें ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए है, आपने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो एक्सपेंड कर लो रो 1 से। जिस तरह इस मैट्रिक्स में रो 1 में 0 भी इन्वॉल्व है, तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप इसको 0 से ही कर लो। किसी और से भी करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। तो देखें जब एक्सपेंड करोगे ये मतलब एक तरह से ये रो 1 से, तो खैर ये वाला टर्म तो वैसे भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 है। अब ये दूसरा टर्म है तो ये माइनस हो जाएगा, वो कोफैक्टर का जो फॉर्मूला है ना उसके मुताबिक ये माइनस हो जाएगा। -1 इंटू इट्स माइनर, फिर +3 इंटू इट्स माइनर। माइनर आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहा। तो ये टर्म तो खैर वैसे भी 0 है, और इसमें 2x2 मैट्रिक्स वाला तरीकाकार आप लोग इस्तेमाल कर लें तो, और कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास नतीजा आएगा -12। मतलब ये +3 हो जाएगा और ये -15 हो जाएगा, सो इट विल बी -12। ठीक है। अब इसी तरह ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ये बी है। अगर आप इसका या मैट्रिक्स ए कर दो इसको, तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना चाहो तो वैसे देखें इसके तीसरी रो में हमारे पास 0 इन्वॉल्व है, लेकिन मैंने यहाँ पर पहले रो से किया हुआ है। आपको मकसद यही बताना है कि इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप करना चाहो तो। ठीक देखिए 3 मतलब एक तरह से 3 को इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, और ये तो -4 हो जाएगा। एक तरह से ये थोड़ा डायरेक्ट भी हमने किया है, ये आप खुद भी क्लियर होंगे कि कोफैक्टर क्या होता है, वो तो खाली साइन का बताता है। तो अगर हम नॉर्मली पहले रो से अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो आपको मालूम है कि पहला टर्म क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव। अब यहाँ पर तो तीसरा टर्म नेगेटिव है, लेकिन इसलिए कि यहाँ पर तीसरा टर्म बजाते खुद नेगेटिव है। अगर फर्ज करें ये 4 भी हमारे पास नेगेटिव होता है तो फिर ये दूसरा टर्म पॉजिटिव हो जाता है ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है। ठीक है, तो ये -2 जो है ये बजाते खुद है, मतलब 2 बजाते खुद नेगेटिव है, इसलिए ये तीसरा टर्म हमारे पास नेगेटिव आया हुआ है। ठीक है, और कैलकुलेशन कर लेंगे तो फिर आपके पास डिटरमिनेंट भी आ जाएंगे। इसी तरह ये बाकी 2 क्वेश्चन, आई होप मैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा, क्या ये चीजें आपको उम्मीद है क्लियर भी होंगी। मतलब ये अगर आपने इसको एक्सपेंड करना है, इस मैट्रिक्स का भी अगर आप डिटरमिनेंट मालूम करना चाहते हो तो इसको भी रो 1 से अगर आप एक्सपेंड कर दो तो 3 को मतलब एक तरह से इसके मतलब कोफैक्टर के साथ, तो कोफैक्टर मतलब -1 पावर 1 + 1 इंटू डेट माइनर। तो मतलब पहले रो और पहले कॉलम को हम डिलीट करके जो भी रह जाता है उसको हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं। इसी तरह -1 को इसके माइनर के साथ मतलब और 2 को मतलब माइनर के साथ, इसलिए कि बस वो कोफैक्टर तो बस ज्यादा से ज्यादा साइन का बताता है ना, तो फिर प्लस यहाँ पर कोफैक्टर का साइन नेगेटिव होता है और यहाँ पर पॉजिटिव, और फिर बाकी इसका माइनर, मतलब बस जो भी एलिमेंट है वो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दो और जो बच जाए उसका डिटरमिनेंट ले लो। ठीक है, और कैलकुलेशन कर लो तो आपके पास आंसर 21 आ जाएगा। अब देखें ये मैट्रिक्स सी है, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना चाहो तो बेहतर ये है कि आप कॉलम 1 से करो, इसलिए कि इसके तीनों कॉलम 1 के तीनों एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 0 हैं। तो जब आप तीसरे कॉलम से अगर आप एक्सपेंड करोगे तो खैर ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएंगे, इनकी तो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। और ये 9 इंटू इट्स कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव ऑफ द माइनर। तो पहला रो और पहला कॉलम इसका डिलीट कर लो, जो बच गया आप उसका डिटर्मिनेंट ले लो, कैलकुलेशन कर लो तो आपके पास -468 आंसर आएगा। फिर है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमारे पास क्या होता है। अब देखें अगर फर्ज करें आपके पास इसका स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपने क्या करना होगा, इसका एडजॉइंट मालूम करने के लिए आपको इसके तमाम एलिमेंट्स का कोफैक्टर मालूम करना होगा। अगर आपने 3x3 मतलब 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करना, तो बहुत आसान सा तरीका है कि उसमें जो एक 2 एलिमेंट्स हैं उनको हम इंटरचेंज कर लेते हैं और 2 एलिमेंट्स का साइन चेंज कर लेते हैं। लेकिन वो तरीकेकार 2x2 मैट्रिक्स के लिए। 3x3 या उससे हायर ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के एडजॉइंट का हमारे पास तरीकेकार ये है कि आपने एडजॉइंट मालूम करने के लिए, मतलब ये जिस तरह हर एडजॉइंट मालूम करने के लिए आपने हर एलिमेंट का क्या करना होगा, कोफैक्टर मालूम करना होगा। जिस तरह अगर ये हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है तो आपने हर एलिमेंट का क्या करना होगा, कोफैक्टर मालूम करना होगा। जब आप हर हर एलिमेंट का आप कोफैक्टर मालूम कर लोगे, जब आप क्या करोगे, हर एलिमेंट का कोफैक्टर मालूम कर लोगे, तो फिर आपने ये करना होगा कि उसका ट्रांसपोज लेना होगा। मतलब जिस तरह देखें आपने यही मैट्रिक्स ए है आपके पास, ठीक है, यही मैट्रिक्स ए है, आपके पास ये गिवन है, सही है। तो
आपने अगर इसका एडजॉइंट मालूम करना है तो आप फर्ज करें ये हमने तमाम एलिमेंट्स का कोफैक्टर मालूम कर लिया। मतलब A21 है तो उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, A22 है तो उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, A31 है तो उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। ठीक है? तो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आपने मालूम कर लिए। जब आपने करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स मालूम कर लिए और उनको उसी ऑर्डर में मैट्रिक्स की शक्ल में आपने लिख लिया, तो फिर एडजॉइंट का फॉर्मूला ये है कि इस मैट्रिक्स का आपने क्या करना होगा, ट्रांसपोज लेना होगा। मतलब आपने कोफैक्टर्स मालूम कर लिए उस मैट्रिक्स के, उनको मैट्रिक्स में उसी पोजीशन में लिख लिया, तो उस मैट्रिक्स का आप क्या कर लो, ट्रांसपोज मालूम कर लो। यही ट्रांसपोज असल में क्या होगा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट होगा। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, जिस तरह ये एक एग्जांपल है, अगर आपके पास मैट्रिक्स ए हो तो उसका एडजॉइंट हमारे पास ये है, तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमारे पास इसके बराबर है। फिर है हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स। तो 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स का तो वही तरीका है कि ऐसी मैट्रिक्स मालूम करो जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो उससे हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। याद रखें, कुछ लोग इसको ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 लिखते होते हैं। ये 1 गलत है। असल में हमारे पास जब मैट्रिक्स को आप उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपने कोई इनवर्स मालूम करने का मतलब ये है कि आप ऐसा मैट्रिक्स मालूम करो जिसको आप उस करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, ये मतलब प्रॉपर्टी है। वैसे जनरली याद रखिए, मैट्रिसेस तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करते होते मल्टीप्लिकेशन की, लेकिन अगर आप मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जनरली मैट्रिसेस हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से नहीं सेटिस्फाई करती। ठीक है, और एक और बात याद रखें, एक बात है, जब हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इनवर्स मालूम करेंगे तो पहली बात तो ये जरूरी नहीं कि वो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे हमारे पास। क्यों एग्जिस्ट करे वो अभी आपको बताते हैं। लेकिन पहली बात तो इस बात की गारंटी नहीं कि मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। लेकिन अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो वो जिस तरह ये जुमला अंडरलाइन किया हुआ है कि अगर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो हर सूरत यूनिक होगा हमारे पास, मतलब एक होगा, एक से ज्यादा हमारे पास नहीं होगा। एक मैट्रिक्स का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो हमारे पास क्या होगा, यूनिक होगा, एक ही होगा हमारे पास। ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और बस इसका क्राइटेरिया ये है मैट्रिक्स के इनवर्स होने का कि मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर हो। अगर मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। नॉन सिंगुलर होने से क्या मुराद है कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो। इसलिए जीरो हो, मैट्रिक्स का जो इनवर्स का फॉर्मूला है वो बराबर है एडजॉइंट ऑफ है डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ है। तो असल में डिवीजन में हमारे पास डिटरमिनेंट इन्वॉल्व है। तो अगर ये जीरो हो जाए तो आप जानते हो फिर ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। तो इसलिए मैट्रिक्स का अगर इनवर्स आपको चाहिए तो उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर, मतलब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो के बराबर होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, ये अब एक एग्जांपल है कि आप मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करना चाहते हो। ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसका इनवर्स मालूम करो। तो इसके इनवर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हमें मतलब इसका, मैंने तो इसका खैर कोफैक्टर मालूम किया, लेकिन याद रखें जब भी आपको मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करने को कहा जाए आपने सबसे पहले ये डिटरमिनेंट मालूम करना होगा। अगर आप फर्ज करें एडजॉइंट भी मालूम कर लो, डिटरमिनेंट बाद में भी मालूम कर लो, कोई मसला तो नहीं बनता, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं बनता। लेकिन अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फर्ज करें जीरो के बराबर है, ठीक है, मतलब एक तरह से उसके वो मैट्रिक्स सिंगुलर है हमारे पास, तो फिर मतलब तो ये हुआ कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। और अगर आपने एडजॉइंट पहले से मल्टीप्लाई किया हुआ है और वो मैट्रिक्स, मतलब एडजॉइंट आपने पहले से मालूम किया हुआ है, अगर आपने एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट पहले मालूम कर लिया और बाद में आपको पता चला कि वो मैट्रिक्स तो सिंगुलर है, उसका डिटरमिनेंट जीरो है, तो आपकी इतनी ज्यादा मेहनत कैलकुलेशन जाया हो जाती है। मतलब एक तरह से आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, जाया हो जाता है टाइम आपका। तो इसलिए बेहतर यह है, बल्कि बेहतर नहीं, कंपल्जन आप समझ लें कि आप उसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पहले मालूम करें तो ज्यादा जरूरी होगा। मतलब जरूरी है एक तरह से कि आप लोग उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करें। ठीक है, जिस तरह मैंने लिखा भी हुआ है कि सबसे पहले आपने डिटरमिनेंट मालूम करना होगा। तो जब आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप उसी तरह कैलकुलेशन कर लो, वो 9 के बराबर आता है। मतलब ये इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 9 है, नॉन जीरो है इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, मतलब ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है,
तो नॉन ज़ीरो है, तो फिर अब हम आते हैं एडजॉइंट की तरफ। तो हमें बस इन तमाम एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग क्या मालूम करने हैं, कोफैक्टर मालूम करने हैं। तो A11 मतलब क्या फॉर्मूला है उसका, -1 पावर 1 प्लस 1 इंटू दैट्स माइनर। ठीक है, माइनर मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करके जो भी नतीजा मैट्रिक्स बच जाए उसका डिटर्मिनेंट ले लो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A114 के बराबर। तो ये सारे कोफैक्टर्स मतलब आपने मालूम करने होंगे, मतलब 9 एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स में हमारे पास, तो आपने 9 के 9 कोफैक्टर्स मालूम करने होंगे। मालूम कर लेंगे तो देखें असल में ये टाइम भी बहुत लेगा और असल में आप क्लियर भी है, बहुत सिंपल है। तो इसलिए मैं ये बाकी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एडजॉइंट ऑफ है किसके बराबर होता है हमारे होगा फिर हमारे पास, मतलब जब आप वो मैंने बताया कि कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लो उसी पोजीशन में, तो उसका बस ट्रांसपोज ले लो। मतलब यहाँ पर A11 होगा, यहाँ पर A12 होगा और यहाँ पर A13 होगा, और इसी तरह यहाँ पर A21 A22 A23 और यहाँ पर A31 A32 और A33। ठीक है, और यहाँ पर बस वो एंट्रीज आप लोग कर लें। एंट्रीज आप लोग कर लेंगे, फॉर्मूलेज में पुटिंग कर देंगे, और 1/9 मतलब एडजॉइंट ऑफ है इंटू डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ है, मतलब इस मैट्रिक्स को 9 पर आप लोग डिवाइड कर लें और ये मैट्रिक्स का इनवर्स आपके पास आ जाएगा। अब अगर फर्ज करें, ये बस मैं आपको एज अ हिंट बता रहा हूँ, अगर आपको टाइम हो आपके पास और आपको डर हो के आपका ये जो डिटर्मिनेंट है आपने इनवर्स है आपने मालूम किया ये ठीक है या गलत, तो इसका आसान तरीका ये है कि आप उस मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो। अगर नतीजे से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब एक तरह से उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, तो वो आ रही है तो आपने इनवर्स सही मालूम किया है। अगर नहीं आ रही तो फिर आपने ऑब्वियसली इनवर्स मालूम करने में कोई गलती की है। तो चूंकि प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है इनवर्स 3x3 मैट्रिक्स के इनवर्स का, तो उसके लिए आपने थोड़ा एहतियात करनी होगी, ठीक है, कैलकुलेशन में। तो इंशाल्लाह बस अब फर्दर हम आगे अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से भी होंगे। अल्लाह इस समय इस वबा से बचाए और जल्द अज जल्द इस वबा को ख़त्म करे पूरी दुनिया से। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।